हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 में लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है मैकेनिक्स के डिफिनीशन, उसके टाइप्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का डिफिनीशन, ये सारा डिटेल बता दिया था। कहाँ इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन होता है, कौन सा बुक को फॉलो करना है, किस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है, वो सारा डिटेल आपको बता दिए थे। तो जो भी बच्चा उस लेक्चर को नहीं देखे वो सबसे पहला उसको देख लेंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग लोड कहते हैं कि लोड होता क्या है, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ाई करना है वह एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ाई करना है और साथ ही साथ इंटरनल फोर्स के बारे में। तो कहता है कि लोड होता क्या है, तो कहता है कि एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कपल किसी बॉडी और स्ट्रक्चरल मेंबर पर लगता हो तो उसको हम लोग लोड कहेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी और स्ट्रक्चरल मेंबर इज कॉल्ड लोड। क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर अगर कोई बाहरी बल लगे तो उसको हम लोग लोड कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए हम बॉडी है और मेरे ऊपर कोई लोड आके रखा गया है तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सीधा लोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। याद रखना है लोड को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, और नहीं तो कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से डिनोट किया जाता है। और इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट हमको याद रखना है कि इसका SI यूनिट जो है वह न्यूटन होता है और CGS यूनिट जो है ये आपका SI यूनिट हो गया और CGS यूनिट जो है वह डाइन हो गया, ठीक है। और याद रखना है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। हायर यूनिट का जब हम लोग बात करेंगे तो हायर यूनिट में आ जाएंगे किलो न्यूटन। किलो का मतलब हो गया 10⁻³ न्यूटन। मेगा न्यूटन 10⁻6 न्यूटन। गीगा न्यूटन 10⁻9 न्यूटन। तो कुछ हायर यूनिट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लोड क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, देखिए आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास कितना समझ में आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, ना तो आप कॉलेज जा सकते हैं ना तो कोचिंग में आके पढ़ाई कर सकते हैं। उससे कहीं बेटर है कि आप अपने आप को हर परिस्थिति में ढालना सीखिए। अभी का जो सिचुएशन है उसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई कीजिए। और जब तक आप वहाँ से एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर एक सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिसमें थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट्स और आपका डाउट भी जो है वो क्लियर करेंगे। तो आप लोग मन लगा के इसको पढ़िए। सबसे पहला क्या करें, कॉपी ले के बैठा कीजिए। मॉस के लिए आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आप वाइट स्पाइरल कॉपी ले लेंगे, कलरफुल पेन ले लीजिए और तब जाके मेरा लेक्चर आराम से सुनिए। जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। और ये सब ऐसा पेपर है, ब्रांच पेपर है, जो आपके कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सेमेस्टर के लिए इसको मत सोचिए कि सेमेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप जब सेमेस्टर पास कर जाएंगे फाइनल तो फिर आपको कंपटीशन देना है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस सब्जेक्ट से आता है। तो आपका अगर बेसिक कमजोर रहेगा तो आप एक बैग इस सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि मन लगा के इसको पढ़िए और हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हर तरीका से जो है वह सेटिस्फाइड कर दे, ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लोड में सबसे पहला आज जो पढ़ेंगे, देखिए लोड का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरीका से होता है। पहला है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे करें, फिर जो लोड लग रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है, फिर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो कुछ बेसिक है जिसके आधार पर हम लोड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज रहेगा तो आप याद रखेंगे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। हम आपको पहले भी बताया कि हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक भी क्लास मेरा मिस मत कीजिएगा। गारंटी देता हूं लास्ट तक में कि आपको मॉस बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार कहने का मतलब होता है कि अगर किसी भी छड़ को, बार का मतलब छड़ होता है, ठीक है, तो अगर किसी भी छड़ को हम काट लें और काटने के बाद उसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, इस ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे बार को प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। तो क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन पर हम लोड कैसा लगा रहे हैं, क्या लोड इस प्लेन के, ये प्लेन है, प्लेन का मतलब होता है दो एक्सिस से मिला हुआ जो जगह होता है, एरिया होता है, रीजन होता है, उसको प्लेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस, तो एक्स वाई के मिलके ये प्लेन बना। तो इस प्लेन पर अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉर्मल लोड कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या पढ़ा है कि द लोड विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लोड विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। अब देखिए यहीं पर देखिए फिर दोबारा, ये आपका फिर से क्रॉस सेक्शन है और इस सेक्शन पर हम ऐसे पैरेलल लगा दिए, ये देखिए ऐसे, या आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से पैरेलल लगा दिए। तो अगर कोई लोड किसी क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लग रहा है तो ऐसे लोड को शियर लोड, ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। मींस द लोड विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन इज कॉल्ड द शियर लोड। सरफेस के पैरेलल शियर और सरफेस या प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो उसी के आधार पर बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में जो लोड लग रहा है वो कैसा लग रहा है। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा तो नॉर्मल और प्लेन के पैरेलल लगेगा तो शियर। अब फिर आ जाएंगे, नॉर्मल भी दो तरह का है, एक को कहेंगे एक्सियल लोड, मतलब अगर एक्सिस से होते हुए, मान लीजिए ये मेरा कोई स्पेसिमेन है और इस स्पेसिमेन का ये एक्सिस है, तो एक्सिस से होते हुए अगर कोई लोड जाए तो ऐसे लोड को एक्सियल लोड कहेंगे। और वो भी एक्सियल लोड दो तरह का हो जाएगा, एक को कहेंगे टेंसाइल लोड और दूसरा को क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव लोड। तो टेंसाइल लोड कहने का मतलब होता है कि ऐसा लोड जो प्लेन के, ध्यान देंगे, ऐसा लोड जो प्लेन के परपेंडिकुलर लगे और बॉडी को बाहर की ओर खींचे, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल लोड। तो कौन सा टेंसाइल लोड, तो एक्सियल टेंसाइल लोड। अगर ये मार्कर है, इस पकड़ के इसको खींच रहे हैं बाहर की ओर, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल टेंसाइल लोड कहेंगे। इसी मार्कर को अगर हम दबा रहे हैं अंदर की ओर, तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। ध्यान देंगे, अगर हम इस एरो का डायरेक्शन को चेंज करके इधर डाल दिए, ये देखिए ऐसे करके डाल दिए, तो ऐसे को कहेंगे एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, नॉर्मल लोड मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सियल लोड द लोड विच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड एक्सियल लोड। टेंसाइल लोड, अगर लोड बाहर की ओर लग रहा है टेंसाइल लोड, अगर लोड अंदर की ओर लग रहा है तो कॉम्प्रेसिव लोड। क्लियर हो रहा है, चलेंगे। अब देखिए नॉर्मल लोड दो तरह का था, एक्सियल और इसेंट्रिक लोड। अब इसेंट्रिक लोड होता क्या है, तो आप यहां ध्यान देंगे कि मान लीजिए आपके पास एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसको हम लोग स्पेसिमेन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिमेन का प्लेन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेन पर, ये जो हमको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन पर ये इसका सेंटर है और सेंटर से होते हुए कोई लाइन जा रहा है तो उसको हम लोग सेंट्रोइडल एक्सिस कह रहे हैं, नहीं तो एक्सियल कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अगर ये जो पॉइंट है, ये प्लेन है और ये एक्सिस है, यहां से लोड लग रहा है तो ऐसे लोड को हम लोग एक्सियल नॉर्मल लोड कह रहे हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है कि नॉर्मल तभी होगा जब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक है, परपेंडिकुलर दिख गया इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्सिस से पास कर रहा है इसलिए एक्सियल। पर अगर लोड एक्सिस से ना पास करके कुछ दूरी से पास करे, देखिए एक्सिस पर नहीं लग रहा, एक्सिस से कुछ हट के लग रहा है, हो सकता है 2 mm का दूरी हो, 4 mm का दूरी हो, 5 mm का दूरी है, बस सेंटर से पास ना होके
कुछ दूरी से हट के लग रहा है, तो ऐसा जो लोड होगा उस लोड को हम लोग क्या कहेंगे, इसेंट्रिक लोड कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसेंट्रिक लोड किसको कहते हैं। तो ये जो लोड है, ये लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे, और अगर यहां से पास हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एक्सियल लोड कहेंगे। अब इसेंट्रिक भी दो तरह का होगा, इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। जैसे मान लीजिए ये मेंबर आपको दिख रहा है, तो यहां पर हम क्या किए, यहां से एक फोर्स ऐसे बाहर की ओर लगाए, तो ये हो गया इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। और अगर ये देखिए ये जो लोड है अंदर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक कॉम्प्रेसिव लोड। क्यों, बिकॉज द लोड इज नॉट पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द मेंबर, इस एक्सिस के मेंबर से पास नहीं कर रहा है, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मेंबर, उस मेंबर से कुछ दूर पर लग रहा है, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे। क्लियर होगा। अब आपको नॉर्मल अब समझ में आ गया होगा कि किसको नॉर्मल कह रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल ये भी दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बट इट इज नॉट पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द मेंबर, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहेंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं शियर लोड और ट्रांसवर्स लोड, जिसको हम लोग कह रहे हैं पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन का मतलब हो गया कि अगर कोई लोड ये जो मेंबर है उसके प्लेन के पैरेलली पास हो रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, शियर लोड, ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का है, एक है सिंपल शियर लोड और दूसरा है इसेंट्रिक शियर लोड। ठीक है, उसको भी फिगर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे इधर, देखिए ये आपके पास एक मेंबर है और इस मेंबर में हम इस प्लेन को ले लिए हैं, ये वाले प्लेन को ले लिए, और ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से होते हुए, इस प्लेन के सेंटर से सीजी से होते हुए अगर कोई पैरेलल फोर्स पास करता हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल शियर लोड कहेंगे। अब ये सिंपल शियर लोड जो है वह हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी। जैसे ये आपको दिखाएं तो ये आपका वर्टिकल हो गया, पर अगर हम ऐसा दिखा देते तो ये इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो ये आपका हो जाता हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड। बस फिगर अच्छा से, इसलिए बार बार बता रहा हूं कि कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट डाउन भी आप करते रहिए। जैसे जैसे लेक्चर ले रहा हूं आपको पूरा डिफिनीशन बता रहा हूं, आप रोक रोक के डिफिनीशन को भी अच्छे से लिखिए, और फिगर हर जो आपका दिया हुआ है पॉइंट उसके पास फिगर जरूर बनाइए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये अगर टेंसाइल है तो वहाँ एक छोटा फिगर बना लीजिए, फिर यहाँ एक छोटा बना लीजिए यहाँ, तो उससे क्या होगा, कॉपी आप अगर अच्छे से लिखे रहेंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि जो हम पढ़ाई करा रहे हैं वो सेमेस्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और साथ ही साथ आपके कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दे रहा हूँ कि थर्ड सेमेस्टर से ही आपका ये सब जो पेपर है वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर अभी से आप अपना बेस अच्छा बनाएंगे तो गारंटी देता हूँ कि 6 सेमेस्टर जाते जाते आप जो है जॉब लेने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सिंपल शियर लोड भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल शियर लोड हम किसको कहेंगे। तो अगर कोई लोड प्लेन के पैरेलल पास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल शियर लोड कहते हैं। अब उसमें भी कैसा है, हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड। तो हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया कि प्लेन के, अगर इसको फिगर के साथ आप देखना चाहेंगे तो ऐसे समझिए कि मेरा ये प्लेन है और ये प्लेन के इस तरह से पास हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड हो गया। अगर ये इस तरह से पास हो रहा है, ये ऊपर नीचे कहीं भी एयर हो सकता है, तो वर्टिकल सिंपल शियर लोड हो गया। क्लियर हो गया। अब अगर ये प्लेन हम ले लेते हैं, देखिए फिर से वापस, ये मेरा प्लेन है और ये इसका सेंटर है प्लेन का सीजी, तो इससे कुछ दूर हट के कोई पैरेलल फोर्स लगे तो ऐसे को कहेंगे वर्टिकल इसेंट्रिक शियर लोड। और अगर इसके सेंटर से ऐसे करके कुछ हट के लगे, ये देखिए, तो हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक शियर लोड। क्लियर हो। बस इसेंट्रिक का मतलब ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी लोड जो सेंटर से कुछ दूर हट के लगता हो, तो ऐसे लोड को इसेंट्रिक लोड कहते हैं। अब वो इसेंट्रिक लोड नॉर्मल भी हो सकता है और शियर भी हो सकता है। तो आई होप आपको पहला समझ में आ गया होगा, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। और अब हम लोग पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब समय के रिस्पेक्ट में किसी स्ट्रक्चर पर या बॉडी पर किस तरह का लोड लग रहा है।
उसमें दो तरह का है। एक को कहते हैं स्टैटिक्स लोड। स्टैटिक्स लोड कहने का मतलब है कि ऐसा लोड जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता हो, कांस्टेंट लगता हो, ऐसे लोड को स्टैटिक्स लोड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है डायनामिक लोड। डायनामिक लोड का मतलब है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो लोड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब ऐसा लोड जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता हो, ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डायनामिक लोड कहेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स लोड भी दो तरह का है। एक को कह रहे हैं डेड लोड और दूसरे को कह रहे हैं ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। डेड लोड कहने का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का जो लोड है वह एक तरह का डेड लोड है। क्यों? क्योंकि उसका जो लोड है वह कांस्टेंट लगते रहेगा और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डेड लोड कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 किलो का एक बड़ा सा बटकरा रखा हुआ है और हमेशा उसको रखे हुए हैं आप, वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं डेड लोड के अंदर। ग्रेजुअल अप्लाइड लोड का मतलब होता है कि ऐसा लोड जो धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसका मतलब अगर हम अपना एग्जांपल लें तो मेरे बॉडी पर आप 1 kg दिए, फिर 2 kg दे रहे हैं, फिर 3 kg दे रहे हैं, इसका मतलब 1 kg का मैग्नीट्यूड फिक्स है, पर जो लोड आप बॉडी पर लगा रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे डायनामिक लोड के अंदर। एक को कहेंगे इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड या सडन अप्लाइड लोड। अगर कोई लोड एक बैग किसी बॉडी पर लगे तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पैक्ट लोड कहेंगे या सडन लोड कहेंगे, नहीं तो शॉक लोड कहेंगे। फिर दूसरा जो आता है फटीग लोड, साइक्लिक लोड और वेरिएबल लोड। इसका मतलब ऐसा लोड जो कांस्टेंट टाइम इंटरवल में कंटिन्यूअस लगते जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, तो ऐसे को हम लोग क्या कह रहे हैं, वहां पर साइक्लिक लोड कह रहे हैं, फटीग लोड कह रहे हैं, नहीं तो वेरिएबल लोड कह रहे हैं। क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन में, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मतलब लोड को हम कैसे बांट रहे हैं किसी बॉडी पर या किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पर। तो उसमें जो है दो टाइप आएगा, एक को कहेंगे कंसंट्रेटेड लोड और दूसरा को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई बीम है, बीम का मतलब होता है कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है, जो लोड को थाम रहा है उसको बीम कह रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड लोड का मतलब होता है कि अगर पूरा का पूरा लोड किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत स्मॉल एरिया लेके लगता हो तो ऐसे लोड को क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। मींस इफ द टोटल लोड इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट और इन अ स्मॉल एरिया देन इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। कि अगर मान लीजिए ये बीम है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है और इस पॉइंट पर एक लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन का, तो हम कह सकते हैं कि ये 100 किलो न्यूटन का लोड जो है वह कंसंट्रेटेड लोड है। अब ये कंसंट्रेटेड लोड भी जो है दो तरह का है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है और कंसंट्रेटेड मूवमेंट है। कंसंट्रेटेड पॉइंट भी दो तरह का है, सेंट्रली और इसेंट्रिक। अगर बीम के सेंटर पर लगा तो सेंट्रली कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, और बीम के सेंटर से कुछ दूर हट के लगा तो इसको कहेंगे इसेंट्रिक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। अगर मान लीजिए ये बीम है और यहाँ इस बीम पर हम सपोर्ट दे दिए हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई मूवमेंट लग रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या मूवमेंट कब लगेगा, तो किसी फोर्स के कारण। तो देखिए ये एक्चुअली ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे लगा दिए और यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, और ये डिस्टेंस r है। तो ये F इंटू आर के कारण यहाँ पर जो मूवमेंट क्रिएट हुआ है ये m, तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड मूवमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसंट्रेटेड लोड किसको कह रहे हैं। तो सीधा याद रखना, अगर पूरा का पूरा लोड किसी फिक्स पॉइंट पर आके लगता हो तो ऐसे लोड को कंसंट्रेटेड लोड कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांट देना। तो अगर लोड का जो मैग्नीट्यूड है वह एक जगह ना देके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी बता रहे थे कि ये 100 किलो न्यूटन का लोड एक ही जगह डाल दिया है तो कंसंट्रेटेड लोड, पर ये 100 किलो न्यूटन को हम क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये एक बीम है और इस बीम में हम यहाँ पर डाल दिए 10 किलो, फिर 10 किलो, फिर 10 किलो, फिर 10 किलो, फिर 10 किलो, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। और उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब अगर आप इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मीन्स अगर टोटल जो लेंथ है
उस पर जो लोड का इंटेंसिटी है वह यूनिफॉर्म है। मतलब यहाँ अगर 10 लग रहा है तो नेक्स्ट 1 मीटर के बाद फिर 10 लग रहा है, 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 तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। ठीक है। अगर किसी बीम पर लोड का जो इंटेंसिटी है वह चेंज करे, पर कैसे चेंज करे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्म करे। इसका मतलब अगर यहाँ 80 है तो ये 70 होगा, फिर 60 होगा, फिर 50 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मीन्स अगर बीम पर कोई लोड लग रहा है और उसका जो इंटेंसिटी है वह ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। उसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, अगर कोई बीम है और उस बीम पर जो मूवमेंट लग रहा है वह यूनिफॉर्म लग रहा है, अगर यहाँ m है, m है, m है, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे? उस लोड के कारण जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट कहेंगे। तो आई थिंक आपको पूरा लोड अब समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप फिगर के साथ बनाएंगे और आपके लिंक में जो है इसका PDF भी डाल देंगे, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज वहां से नोट भी कर लेंगे और लेक्चर को बार बार अच्छे से सुने और अच्छे से नोट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।